नेक्स्ट टॉपिक कंडक्टर की शुरुआत करते हैं हम अपन। कंडक्टर की शुरुआत करने के पहले नॉन कंडक्टर और कंडक्टर में बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं कि नॉन कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टीज रहती आई थी अब तक और कंडक्टर की अब क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी। चैप्टर के शुरू में हमने देख लिया कंडक्टर उसको कहेंगे हम जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इलेक्ट्रॉन तो सबके पास है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन वो हैं जिनको थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी या थोड़ा भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, बहुत जरा सा भी, तो भी वो चलना शुरू कर देंगे। तो कौन से मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो कंडक्टर कहलाते हैं, और जिनमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो वो नॉन कंडक्टर्स कहलाते हैं। सेमीकंडक्टर के लिए हमने अलग से देखा कि भाई आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे पूरा सेमीकंडक्टर नाम से। अभी हम कंडक्टर और नॉन कंडक्टर की ही बात कर रहे हैं। तो कंडक्टर वो जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों, और नॉन कंडक्टर वो जिसमें बिल्कुल भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हों। तो नॉन कंडक्टर में जो भी हम चार्ज देते हो क्या होता है कि जो भी हमने चार्ज दिया वो सारा का सारा वहीं रह जाएगा जहां दिया है। जिस जगह दिया है वो उसी जगह रह जाएगा, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो उस चार्ज को मूव कौन कराए, ले जाए कौन। लेकिन कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो उस चार्ज को सरफेस तक ले जाते हैं रिपल्शन मिनिमम कराने के लिए। तो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में क्या डिफरेंस है? नॉन कंडक्टर में चार्ज नॉन कंडक्टर को जिस जगह दिया वो वहीं बना रहता है, वो अपनी पोजीशन से मूव ही नहीं होता है नॉन कंडक्टर्स में। इस कारण से क्या है कि चार्ज अगर आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके दोगे तो वो हमेशा ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, चाहे पास में कोई दूसरा चार्ज आ जाए, चाहे पास में और दूसरे कंडक्टर नॉन कंडक्टर आ जाए, पास में और कुछ भी आ जाए, लेकिन उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा। किसका? नॉन कंडक्टर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा। अगर आप नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके दोगे तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। तो जिस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके रखोगे उसी तरह से उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। अगर यूनिफॉर्मली करके रखोगे तो यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली करके रखोगे तो नॉन यूनिफॉर्मली, नॉन कंडक्टर में। इस कारण से हम जब भी नॉन कंडक्टर पढ़ रहे थे तो सॉलिड स्फीयर वगैरह, होलो स्फीयर वगैरह, वहां हमने हेडिंग में लिखा कि यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर, ताकि ये बता सके कि उसमें चार्ज पहले से ही और हमेशा ही नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो नॉन कंडक्टर की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। तो क्या है नॉन कंडक्टर में? इन नॉन कंडक्टर चार्जेस आर टाइटली बाउंडेड, यानी जो जहां है वो वहीं रहने वाला है। इफ वी गिव सम चार्ज टू इट, जैसे एक नॉन कंडक्टर है, हमने इसको कुछ चार्ज दिया, तो ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो रिपेल तो कर रहे हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से k∞q2/r² से रिपल्शन फील कर रहे हैं। लेकिन रिपल्शन फील करने से चले नहीं जाएंगे, क्योंकि जाने के लिए रास्ता चाहिए, इनको पाथ चाहिए। लेकिन ये यहाँ नॉन कंडक्टर में क्या होता है कि चार्ज टाइटली बाउंडेड रहता है, जो चार्ज जहां है वो वहीं रहना है। इस कारण से क्या होगा कि रिपल्शन के बावजूद भी ये यहीं के यहीं, ऐसे के ऐसे ही बना रहेगा। तो इफ वी गिव सम चार्ज टू इट द चार्जेस विल रिपेल इच अदर, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, बट एज दे आर टाइटली बाउंडेड, लेकिन चूंकि वो टाइटली बंधे हुए हैं तो इन स्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, बहुत ज्यादा रिपल्शन के बावजूद भी दे विल नॉट रन अवे, वहां से दूर नहीं जाएंगे, एंड रिमेन एट देयर पोजीशन, उसी पोजीशन पर बने रहेंगे। और उसके एग्जाम्पल है प्लास्टिक और रबड़। तो ये नॉन कंडक्टर, इसको हमने चार्ज दिया, तो चार्ज जो दिया है हमने इसको, ये ऐसे ही बना रहेगा, अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहा होगा। पोजीशन क्यों नहीं छोड़ रहा होगा? क्योंकि आने जाने का लाइसेंस तो इलेक्ट्रॉन के पास ही है। तो अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते तो इलेक्ट्रॉन इधर से चल करके आता और फिर यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आता, इसको न्यूट्रलाइज करता, यहाँ एक प्लस चार्ज आ जाता। ये सब तब पॉसिबल होता जब इसमें इलेक्ट्रॉन होता, लेकिन नॉन कंडक्टर तो हमने उसको कहा जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो कुल मिलाकर सार ये रहा इसका पूरे का, नॉन कंडक्टर वो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, इसलिए जो चार्ज जहां दिया हुआ है वो वहीं बना रहेगा, वो अपनी पोजीशन छोड़ करके नहीं जाएगा, चाहे कितना ही रिपल्शन उसको महसूस हो। नॉन कंडक्टर के बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स किसे कहते हैं? जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टर में क्या होता है कि जैसे स्फीयर है, इसमें हमने प्लस प्लस चार्ज दिया, तो इसमें खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन चल करके इधर से यहाँ आएगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा, और इसको न्यूट्रलाइज करेगा तो यहाँ चार्ज नहीं रहा, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो यहाँ वो प्लस आ गया। तो इस तरह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पर तो यहाँ प्लस आ गया,
यहां से इलेक्ट्रॉन आया यहां पर, तो यहां प्लस आ गया, तो सारा चार्ज प्लस प्लस कहां पहुंच गया, सरफेस पर। ये उससे आगे भी जाना जाता है, उससे दूर भी जाना जाता है, लेकिन हवा में तो चार्ज चल नहीं सकता है, उसको तो पाथ चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो फिर ये इसके आगे तो नहीं जा पाएगा। रिपल्शन अभी भी फील कर रहा है, लेकिन इस रिपल्शन को इससे ज्यादा मिनिमाइज कर नहीं पाएगा। लेकिन जो भी चार्ज हमने दिया था वो बुक करके कहां पर आ गया है, सरफेस पर। तो कंडक्टर को जो भी हम चार्ज देते हैं, जैसे भी दो, अंदर दो, कैसे भी दो, लेकिन वो बुक करके हमेशा कहां पर आ जाना है, सरफेस पर। ये चिंता में कभी नॉन कंडक्टर में नहीं रही। अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं इस चैप्टर में वो सब नॉन कंडक्टिंग चीजें थी। इस कारण से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हमें चिंता नहीं करनी थी कि अब ये चार्ज किस तरह से चला जाएगा। लेकिन कंडक्टर्स में हमें इस बात की चिंता रहती है कि अब इस चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होगा। तो पहले कंडक्टर्स के बारे में देखते हैं अपन। तो कंडक्टर्स में क्या, इन कंडक्टर्स चार्जेस आर वेरी लूजली बाउंडेड, वेरी लूजली बंधे हुए होते हैं ये। और इफ वी गिव सम चार्ज टू इट, अगर हमने इसको कुछ चार्ज दिया तो द चार्ज विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे, और एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। और चूंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्शन के कारण क्या होगा, वो मूव कर पाएंगे। यानी यहां कोई इलेक्ट्रॉन है जैसे यहां पे, तो यहां का जो सरफेस का इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली मटेरियल में है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से चल करके यहां आया तो ये प्लस और माइनस मिलकर न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जैसे NaCl है, अब NaCl को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Na के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, उसको हमने प्लस से रिप्रेजेंट किया। ऐसे ही यहां का इलेक्ट्रॉन जब चल करके यहां आया तो क्या हुआ कि ये तो न्यूट्रलाइज हो गया, और यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो यहां हमने प्लस दिखा दिया। ऐसे ही यहां का इलेक्ट्रॉन चल करके यहां आया तो ये न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। यहां का इलेक्ट्रॉन चल करके यहां पे आया तो यहां पे ये न्यूट्रलाइज हो गया और यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो इस तरह से चार्ज जो है वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इफ वी गिव सम चार्ज टू इट द चार्जेस विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। एंड एज द चार्ज इज वेरी लूजली बाउंडेड दे स्टार्ट रनिंग अवे, एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देते हैं वो। एंड लेकिन रहेंगे मटेरियल में, मटेरियल से बाहर हवा में नहीं चले जाएंगे, है ना। तो एंड ट्राई टू सेटल एट द सेफेस्ट पोजीशन, सबसे सेफ पोजीशन, यानी जितना दूर हो सके उतना दूर जाने की कोशिश करते हैं। और एज फार एज पॉसिबल, तो सो ऑल द चार्जेस विल रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, तो सारा का सारा चार्ज जो है वो कंडक्टर की सरफेस पर आ जाता है। तो हमने चार्ज दिया था अंदर ओरिजिनली, लेकिन वो सरफेस पर आ गया, और इसमें हमने चार्ज दिया था अंदर, लेकिन वो अंदर का अंदर ही बना रहा, जैसे दिया था वैसे ही बना रहा। नॉन कंडक्टर हमने कहीं भी दिया हो लेकिन भग करके कहां पर आ गया, सरफेस पर, वो है कंडक्टर। तो दो बातें हैं, नॉन कंडक्टर जिसमें बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जहां चार्ज दिया वो वहीं बना रहेगा। कंडक्टर जिसमें ह्यूज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चार्ज जो है जैसे भी दो लेकिन भग करके वो हमेशा कहां पर आ जाएगा, सरफेस पर। तो कंडक्टर के सारा चार्ज जो है वो इस तरह से सरफेस पर आ जाता है। तो अब अपन जो है कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर की बात करें अब अपन, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कंडक्टर क्या क्या फॉलो करता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं ये फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ओनली है, यानी चार्ज जब रेस्ट पर होगा तब के लिए ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज एट रेस्ट, यानी रेस्ट पर रहते हुए जो इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है वो वाला पार्ट देख रहे हैं। तो ऐसे ही चार्ज रेस्ट पर रहते हुए जो जो प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा वो हम यहां पर देखेंगे। आगे जाकर के फिर चार्ज मोशन में आ जाएगा, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएंगे, आगे ईएमएफ ईएमआई पढ़ेंगे तो वहां चार्ज मूव कर रहा होगा। तो जब चार्ज मूव कर रहा होगा तब फिर वो ये प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं कर रहा होगा, फिर वहां अलग चीजें होंगी, वो हम वहां चैप्टर के साथ देखेंगे। अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर हम पढ़ रहे हैं उसके लिए क्या कंडीशन है, फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ओनली, यानी चार्ज रेस्ट पर हो या आ चुका हो, जब शुरू में चलना हो रहा मान लो, लेकिन बाद में जब चार्ज रेस्ट पर आ चुका हो तब के लिए ही हम ये प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, है ना। लिख लें कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर के अंदर, रिजल्टेंट मतलब इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है लेकिन उनका मिलाकर नेट हमेशा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या होगा, जीरो। क्या है प्रॉपर्टी पहली, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसको अपन एक दो एग्जांपल से देखते हैं, या कॉन्ट्राडिक्शन से भी प्रूव करके देख सकते हैं कि
क्या हमेशा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना ही जरूरी है क्या? तो सबसे पहले ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट ले ली अपन ने, इनफाइनाइट लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग शीट है ना। अभी तक जो भी चीजें हमने पढ़ी वो नॉन कंडक्टर पढ़ी है, उसी का फॉर्मूला हम जानते हैं, इसलिए ये तो हमने नॉन कंडक्टर ले लिया। और ये क्या लिया है अपन ने? न्यूट्रल कंडक्टर। न्यूट्रल कंडक्टर का मतलब इस पर नेट चार्ज जीरो है। न्यूट्रल का मतलब ये है, ये नहीं, न्यूट्रल कंडक्टर का मतलब ये है कि जितना प्लस है उसके पास उतना ही माइनस है, तो सब मिलाकर के नेट जीरो हो जाएगा। यानी अगर इसमें 1 करोड़ पॉजिटिव चार्ज है तो 1 करोड़ ही नेगेटिव चार्ज है, और दोनों मिलाकर नेट जीरो हो जाएगा। तो न्यूट्रल कंडक्टर का मतलब नेट चार्ज जीरो। चैप्टर के शुरू में हमने देखा भी था कि किसी भी बॉडी के चार्ज होने का मीनिंग क्या है। किसी बॉडी के चार्ज होने का मतलब यह है कि उसमें प्लस और माइनस इक्वल इक्वल नहीं है। 10 प्लस और 10 माइनस तो बॉडी न्यूट्रल है, 10 प्लस और 9 माइनस तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, और 10 प्लस और 11 माइनस तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। तो इसका मतलब यह है कि कोई बॉडी के चार्ज होने का मतलब यह है कि उससे प्लस और माइनस की संख्या बराबर नहीं है। तो ये एक न्यूट्रल कंडक्टर हमने यहां लाके अभी रखा है, यानी इस पर कोई नेट चार्ज नहीं है। और ये इनफाइनाइट लॉन्ग शीट, तो देखो इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के कारण अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर से इधर की तरफ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे हम ई एक्सटर्नल बोल देते हैं। इस कंडक्टर के लिए तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, तो इसको अपन ने ई एक्सटर्नल बोल दिया है ना। तो ई एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग शीट। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा? इस ई एक्सटर्नल के कारण क्या होगा? इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, वो चलना शुरू कर देंगे। फोर्स तो सब पर लगना है। जैसे सोडियम की बात करें अपन, मान लो सोडियम का है, तो सोडियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन? 11, और कितने इलेक्ट्रॉन? वैसे 11, लेकिन जो है क्या है कि रूम टेम्परेचर पर 11वां इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ चक्कर काटना बंद कर देता है, वो फ्री हो जाता है, इसीलिए वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो अब क्या है कि 10 तो अभी भी चक्कर काट रहे हैं, लेकिन 11वां मटेरियल में घूमने के लिए फ्री है, मटेरियल में घूमने के लिए फ्री है। एटम को छोड़ा है, मटेरियल को नहीं, है ना। जैसे कोई घर को छोड़ गया तो घर छोड़ गया है, दुनिया नहीं, वैसे ही एटम को छोड़ा है, मटेरियल को नहीं। तो अब वो मटेरियल में घूमने के लिए फ्री है। ऐसा किस मटेरियल में होना है? कंडक्टर में रूम टेम्परेचर पर ऐसे सफिशिएंट अमाउंट में इलेक्ट्रॉन मिल जाने हैं, इसलिए हम उन्हें कंडक्टर कहते हैं। नॉन कंडक्टर में ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन हमें बिल्कुल नहीं मिलेंगे, इस कारण से हम उसे नॉन कंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टर माना खूब ह्यूज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन है। ह्यूज अमाउंट मतलब जैसे सोडियम के 23 ग्राम ले अपन, 11Na23, तो 23 ग्राम सोडियम के पीस में, जैसे ये 23 ग्राम का है मान लो, तो 1 मोल माना 10⁻23 के ऑर्डर के एटम 6.023 और इंटू 10⁻23, तो 10⁻23 के ऑर्डर के एटम, और हर एटम से एक फ्री इलेक्ट्रॉन, तो 10⁻23 ऑर्डर के फ्री इलेक्ट्रॉन इस सोडियम के कंडक्टर के पास मिल जाएंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन खूब सारे होने हैं इसमें। और अगर अब 23 ग्राम की जगह 2.3 ग्राम लो तो भी 10⁻22, और अगर और कम करो तो भी जो है 10⁻20, 21, इतने ह्यूज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें अवेलेबल हैं। तो खूब ह्यूज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर में। तो उससे क्या होगा? उससे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उन पर फोर्स लगेगा। फोर्स सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन पर नहीं लगा है, सोडियम की बात कर रहे थे तो सिर्फ 11वें पे नहीं लगा है, 1 से 10 तक भी लगा है, लेकिन 1 से 10 वाले अभी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, तो अभी भी जो है वो वहां से नहीं मूव कर सकते। लेकिन एक वो जो 11वां इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, या मैग्नीशियम में 11वां या 12वां इलेक्ट्रॉन जो है, यानी 2, तो कंडक्टर में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जो वो जैसे ही उन पर फोर्स लगेगा वो चलना शुरू कर देंगे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा, कहां से? इधर की तरफ फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर, इसलिए इधर। अब कहां तक आएगा? सरफेस तक। अब सरफेस क्या कि हवा में तो चल नहीं सकता, हवा में इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो फिर हम कहां पे चलेंगे? तो मतलब उसको पास चाहिए चलने के लिए इलेक्ट्रॉन को, तो यहां सरफेस तक तो आ जाएगा, सरफेस तक आ जाएगा तो यहां आ गया क्या? माइनस माइनस आ गया, ये इलेक्ट्रॉन चलकर इधर से इधर की तरफ आ गए। अब इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इधर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो इसको जो है अपन यहां पर ऐसे प्लस प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो प्लस माइनस यहां आया है वो इस कंडक्टर के कारण आया है, उसकी इंडक्शन से आया है, इस कारण से हम इसे इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। तो ये जब हमने इनफाइनाइट लॉन्ग शीट इस कंडक्टर के सामने रखी थी, तब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कारण इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आए, इधर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, ये जो माइनस प्लस बना इसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। तो ये जो माइनस प्लस बना है अब ये इंड्यूस्ड चार्ज है। अब जैसे ही प्लस माइनस सेपरेट हुआ,
प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। जैसे यहाँ प्लस या माइनस है तो यहाँ पर प्लस के कारण इधर और माइनस कारण भी इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ जाएगा इस प्लस माइनस का। तो इस प्लस माइनस का मिलाकर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ भी आ गया। ये इंड्यूस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इसलिए अपन ने इसे ई इंड्यूस बोल दिया। तो इस तरह से इन पोजीशन पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और आ गया। अब ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, एक तो ये और एक ये ई एक्सटर्नल जो पहले से अवेलेबल है। ई एक्सटर्नल दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो समझने के लिए ये वाली वैल्यू 100 है, 100 ई एक्सटर्नल इधर की तरफ अवेलेबल है, तो उस कारण से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों को उधर की तरफ फोर्स लगेगा और प्लस माइनस सेपरेट होंगे, उस कारण ई इंड्यूस आया। अब मान लो ये जो ई इंड्यूस आया है इधर की तरफ, ये जो हमने लिखा है इसका नाम ई इंड्यूस्ड, ई इंड्यूस, जो ई इंड्यूस आया इधर से इधर की तरफ, इसी इंड्यूस के कारण क्या होगा, इसी इंड्यूस कारण अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। मान लो इसकी वैल्यू आई 10, तो 100 ये था, 90 10 ये था, तो नेट बचा 90। अभी भी इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ जा रहे होंगे, अभी भी प्लस माइनस सेपरेशन बढ़ रहा होगा। ये इंड्यूस बढ़ता जाएगा और बढ़ते 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 जैसे ही ये भी 100 के बराबर हो जाएगा, तो ये भी 100 वो भी 100, दोनों का मिलाकर नेट जो है वो कितना हो गया, 0। अब जैसे ही ई नेट 0 हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन अभी भी बहुत हैं, करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब ई नेट बचा ही नहीं। इस कारण से ई नेट नहीं बचा, फर्दर इलेक्ट्रॉनों का आना जाना बंद हो जाएगा। अब मान लो अब आप यहाँ सिग्मा की जगह 2 सिग्मा कर देते हो, तो उससे क्या होगा, 2 सिग्मा करते ही दुगना हो जाएगा, यानी 200 हो गया। तो फिर से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देंगे, फिर से प्लस माइनस सेपरेशन जितना हुआ था उससे और बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब तक ये इंड्यूस इसी एक्सटर्नल के बराबर नहीं आता तब तक ऐसा होता रहेगा। तो इसका मतलब ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट या ई रिजल्टेंट की बात करें तो ई नेट जो मिलकर बना है किससे, ई एक्सटर्नल प्लस ई इंड्यूस, इन दोनों से मिलकर जो बना है ई एक्सटर्नल प्लस ई इंड्यूस, इन दोनों का मिला करके जो नेट है वो 0 हो जाएगा। जब तक ये 0 नहीं होगा तब तक चार्ज सेपरेट होता रहेगा, प्लस माइनस सेपरेट होता रहेगा, ई इंड्यूस जो है वो बढ़ता रहेगा। ये सब बहुत तेजी से होता है प्रोसेस, विद इन 1 माइक्रोसेकंड। यानी हम तो जैसे देखेंगे रखा तो वैसे ही हमको तुरंत से ई नेट 0 ही नजर आएगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0। ये हमने देखा इनफाइनाइट लॉन्ग शीट रखी जब हमने कंडक्टर के सामने, इनिशियली न्यूट्रल कंडक्टर के सामने। अच्छा, अब इसमें एक और चीज देख सकते हैं आप कि पहले तो ये न्यूट्रल कंडक्टर था, लेकिन जब भी हमने इनफाइनाइट लॉन्ग शीट लाके रखी और अब ये प्लस माइनस यहां सेपरेट हुआ, तो अब भी ये न्यूट्रल कंडक्टर है या नहीं है। तो आप सोच सकते हैं न्यूट्रल कंडक्टर है या नहीं है, तो सही आंसर है कि अभी भी ये न्यूट्रल कंडक्टर है। क्यों, क्योंकि ये जो प्लस माइनस है ये सेपरेट तो हुआ है, लेकिन मटेरियल को छोड़ करके नहीं गया है। यानी अभी भी जितने प्लस और माइनस है वो मिलकर के नेट जो है वो 0 बना हुआ है। बिल्डिंग छोड़ के थोड़े गए, बिल्डिंग में सेपरेट हुए एक तरह से, ऐसे ही कंडक्टर में सेपरेट हुए हैं, कंडक्टर को छोड़ के तो गए नहीं है। इस कारण से इसका अभी भी नेट चार्ज कंडक्टर का 0 बना हुआ है, यानी अभी भी ये न्यूट्रल कंडक्टर है। तो ये इंड्यूस चार्ज होने के बावजूद भी न्यूट्रल कंडक्टर, यानी बॉडी चार्ज नहीं हो गई है, बस प्लस माइनस जो है वो सेपरेट हुआ है। अब ऐसे ही इस वाले पे आते हैं अपन, सोर्स चार्ज या जो कंडक्टर के पास में चार्ज रखा था वो अपन इनफाइनाइट लॉन्ग शीट रखी थी इसमें। अब क्या करें अपन, इनफाइनाइट लॉन्ग शीट की जगह सोर्स चार्ज बदलने मान लो, और पॉइंट चार्ज लेकर के आए अपन, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज लेकर के आ गए। अब जब हम पॉइंट चार्ज यहां लेकर के आए हैं इस कंडक्टर के सामने, अगेन इनिशियली न्यूट्रल कंडक्टर, तो अब की बार क्या होगा, अब की बार इस पॉइंट चार्ज के कारण यूं इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसे, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई एक्सटर्नल डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो ई एक्सटर्नल की जो वैल्यू है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वो अलग अलग आ रही होगी। ये तो है ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉनों को फोर्स लगेगा, तो यहां का इलेक्ट्रॉन चल करके यहां आएगा, तो यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी इस जगह पे, तो उसको तो प्लस से दिखा दिया, और वो इलेक्ट्रॉन चलकर यहां आ गया, यहां से इलेक्ट्रॉन चल करके यहां आ जाएगा, तो यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई यहां पर, और यहां से इलेक्ट्रॉन चलकर यहां आ गया। इस तरह से प्लस माइनस सेपरेट होना शुरू हो गया। और ये प्लस माइनस कब तक सेपरेट होगा, जब तक कि हर एक पोजीशन पर ई इंड्यूस की वैल्यू ई एक्सटर्नल के बराबर नहीं हो जाती। और जैसे ही ई एक्सटर्नल और ई इंड्यूस बराबर हो जाएंगे, ई नेट लिखना चाहें अगर अपन, तो ई नेट दैट इज ई एक्सटर्नल प्लस ई इंड्यूस की जो वैल्यू है वो जैसे ही 0 हो जाएगी, वैसे ही फर्दर इलेक्ट्रॉनों का सेपरेट होना बंद हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस विद इन 1 माइक्रोसेकंड पूरा होता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पॉइंट चार्ज लगा रखा है इस कंडक्टर के सामने, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 हो गया। ये नहीं कि हम ये बोल रहे हैं कि अभी तो 1 माइक्रोसेकंड, अगर 1-2 साल लगते तो फिर भी बोलता कि भाई इंतजार करना पड़ेगा अभी, लेकिन 1 माइक्रोसेकंड तो रखा और हमें तो तुरंत ही जो है 1 माइक्रोसेकंड बाद ही ऐसा दिख जाएगा कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जो है वो 0 हो गया। तो
प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। इसमें क्वेश्चन नोट देख सकते हैं अपन, एक क्वेश्चन नोट सुने आप कि यह है कंडक्टर और यह है पॉइंट चार्ज। अच्छा, ये पहले न्यूट्रल था, लेकिन जब हमने यहां पॉइंट चार्ज लाकर रखा तब भी ये न्यूट्रल है या अब न्यूट्रल नहीं रहा है? ये अभी भी न्यूट्रल है या अब न्यूट्रल नहीं रहा है? तो ये भी न्यूट्रल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हवा में तो भग नहीं गए हैं, बस ये सरफेस पर आ गए इधर की तरफ। तो प्लस माइनस जो है वो सरफेस पर आकर इस तरह से सेपरेट हो गया है। अभी भी इसके पास खूब सारे यूज इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, लेकिन वो तो अंदर अपनी पोजीशन पर ही है। कुछ इलेक्ट्रॉन इधर सेपरेट होकर क्या है, अगर आप यहाँ 2q कर दोगे ना, तो 2q करने पर क्या है, ये एक्सटर्नल बढ़ जाएगा, तो प्लस माइनस और बढ़ जाएगा, ताकि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना रहे, जीरो। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि ये जो न्यूट्रल कंडक्टर है, इस पॉइंट चार्ज के पास जो रखा हुआ है, इस पर नेट चार्ज कितना है, जीरो है। अब इस न्यूट्रल कंडक्टर और इस पॉइंट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रहा होगा क्या? क्योंकि इस पर तो नेट चार्ज जीरो है। तो बताओ, इस पॉइंट चार्ज के कारण इस कंडक्टर के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रहा होगा क्या? तो सही आंसर है कि इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा होगा। कैसे? देखो, पॉइंट चार्ज के कारण जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फोर्स जो है वो R यानी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब यहां से यहां की सेपरेशन और यहां से यहां की जो सेपरेशन है वो तो सेम नहीं है, वो तो अलग अलग है। और यहां से यहां की जो सेपरेशन है वो कम है और यहां से यहां वाली सेपरेशन ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा, इसलिए नेट अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा होगा। तो एक न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी को एक पॉइंट चार्ज द्वारा अट्रैक्ट कर लिया गया, इसलिए हम ये भी बोल देते हैं कि एक न्यूट्रल बॉडी को भी एक चार्ज बॉडी अट्रैक्ट कर सकती है। इसलिए अगर हमें किसी कंडक्टर के चार्ज होने का टेस्ट करना हो तो फिर किस तरह से टेस्ट कर रहे होंगे? अट्रैक्शन से नहीं बता सकते हम कि वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है या वो बॉडी न्यूट्रल है। तो फिर उसके लिए क्या करें अपन? तो उसके लिए रिपल्शन को ही इलेक्ट्रिफिकेशन का श्योर टेस्ट माना जाता है। आपने लाइन शुरू में देखी हुई हो, पहले दूसरे पेज पे लिखी हुई है शीट की थ्योरी में, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी किसी बॉडी के चार्ज होने का जो श्योर टेस्ट है, गारंटेड टेस्ट है, वो क्या है? रिपल्शन। देखो, अगर यहां प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू ले आते अपन, इस वाली पोजीशन पर प्लस क्यू की जगह अगर अपन माइनस क्यू ले आते तो फिर क्या होता? प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू लाते ना, तो ये माइनस क्यू फिर यहां कैसे चार्ज आता? इंडक्शन के बाद यहां कैसे चार्ज आता? तो माइनस क्यू होने पर ये जो, बताओ, आप खुद बताओ, यहां माइनस क्यू होने पर कैसे चार्ज आता? तो माइनस क्यू होने पर क्या होता है? ये ई एक्सटर्नल की डायरेक्शन इधर की तरफ होती है, इससे एरो इधर होता, तो इलेक्ट्रॉनों को फोर्स उधर लगता, और फिर उस स्थिति में क्या होता? यहां प्लस आता और यहां माइनस आता, यहां प्लस आता यहां माइनस आता, यानी क्या, ये माइनस क्यू चार्ज है तो उस वाले केस में यहां प्लस आता और यहां माइनस आता, तो फिर क्या होता? फिर इनके बीच में फिर भी अट्रैक्शन ही हो रहा होता। अट्रैक्शन ही हो रहा होता है, यानी ये प्लस की जगह माइनस कर दिया ना, उसके बावजूद भी अट्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई न्यूट्रल बॉडी को भी कोई चार्ज अट्रैक्ट कर सकता है, न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी को भी कोई चार्ज अट्रैक्ट कर सकता है। इस कारण से किसी बॉडी को अगर अट्रैक्ट किया गया हो और हमसे कमेंट करने को आ गया हो कि बताओ, अगर एक कंडक्टर को किसी चार्ज द्वारा अट्रैक्ट किया गया है तो क्या हो सकता है? तो हो सकता है वो कंडक्टर न्यूट्रल हो सकता है वो अपोजिटली चार्ज हो। अब जैसे आपने इसमें बताया यहां पर कि इस पॉइंट चार्ज और इस न्यूट्रल कंडक्टर में अट्रैक्शन हो रहा होगा, वैसे अब यहां भी सोचें आप कि इस इनफाइनाइट लॉन्ग शीट और इस कंडक्टर के बीच में क्या हो रहा होगा? अट्रैक्शन, रिपल्शन या नथिंग? कुछ भी नहीं। सही आंसर है कि इनके बीच में कुछ भी नहीं हो रहा होगा, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन। कैसे? यहां तो अट्रैक्शन हुआ था, यहां पर कुछ भी नहीं। तो यहां इसलिए कुछ भी नहीं क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें डिस्टेंस नहीं आती, आर नहीं आता इसकी तरह से। इस कारण से क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर होगी। अब दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, तो क्या होगा? चार्ज दोनों जगह सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह सेम, तो जितना फोर्स यहां लगा अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स यहां लग रहा होगा, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जबकि यहां क्या है, यहां dq इंटू E1 और dq इंटू E2 में E1 E2 सेम नहीं थे, ये वाला E1 बड़ा था इसलिए नेट इधर की तरफ आया। ऐसे यहां dq इंटू E1 और dq इंटू E2 में यहां पर नेट
अट्रैक्शन हो रहा मतलब कुछ भी नहीं हो रहा होगा कि डी क्यू और ई दोनों वैल्यू सेम है, तो डी क्यू इंटू ई दोनों वैल्यू सेम है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसलिए इन दोनों के बीच के लिए फोर्स की बात किया जाए तो हम कह रहे होंगे कि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। लेकिन ध्यान दें ये तब के लिए है जब ये इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है। एक जगह इस में भी पूछा हुआ है कि अगर ये फाइनाइट शीट है, फाइनाइट शीट होते ही फिर क्या होगा, फाइनाइट शीट होते ही फिर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करने लग जाएगा, और जैसे ही डिस्टेंस पर डिपेंड किया फिर तो अट्रैक्शन ही होने लग जाएगा। तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के लिए आंसर है कि ये ना तो अट्रैक्शन दिखा रहा होगा और ना रिपल्शन दिखा रहा होगा। फाइनाइट लॉन्ग शीट के लिए तो अट्रैक्शन आंसर होगा, पॉइंट चार्ज वाले केस में इनके बीच में जो है अट्रैक्शन आंसर आ रहा है, और इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के केस में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये है प्रॉपर्टीज में पहली वाली प्रॉपर्टी। क्या है पहली प्रॉपर्टी? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। लेकिन कब? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के लिए, जब तक वो चार्ज चल रहा है तब तक उतना माइनस प्लस नहीं आया है ताकि ई इंड्यूस इस ई एक्सटर्नल को कैंसिल कर सके। तो ये जब तक कैंसिल नहीं होगा तब तक रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। तो रिजल्टेंट जीरो तब हुआ है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आ गई, हालांकि एक ही माइक्रोसेकंड में आ गई लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आ गई, तभी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ है। तो ये है पहली प्रॉपर्टी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, सेकंड प्रॉपर्टी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की सरफेस पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो कंडक्टर की सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना। कहाँ के लिए बात कर रहे हैं? कंडक्टर की सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर तो जीरो है ही सी, और अब सरफेस की बात कर रहे हैं कि सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, देयर विल बी नो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इसको हम ऐसे बता सकते हैं, देखो कि जैसे मान लो एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के पास में बने एक पॉइंट, न्यूट्रल कंडक्टर है, अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है, और फिर इस न्यूट्रल कंडक्टर के पास में बनने एक पॉइंट चार्ज लाके रखा है यहाँ पर ऐसे। अब क्या होगा? इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब इस पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो यहाँ ऐसे आया, जैसे इस पोजीशन में बनाया मैंने, तो इस पोजीशन पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आया। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आया इस तरह से, इसके दो कंपोनेंट करें अपन, एक तो ये टेंजेंशियल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ई टेंजेंशियल, और एक ही नॉर्मल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉर्मल या ई परपेंडिकुलर। ई नॉर्मल माना ई परपेंडिकुलर। तो इसके कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बना ई, उसके दो कंपोनेंट कर दिए अपन ने, एक ई टेंजेंशियल और एक ई नॉर्मल। अब देखो ये जो ई टेंजेंशियल है ना, इसके कारण इलेक्ट्रॉनों को पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, तो यहां माइनस हो गया और यहां प्लस हो गया। इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगा तो टेंजेंशियली पीछे की तरफ चले गए। टेंजेंशियली पीछे इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत सारी जगह है, वही तीसरी जगह ही, तो टेंजेंशियली इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर की तरफ चले गए, और यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो प्लस माइनस सेपरेट हो गया, और जैसे ही प्लस माइनस सेपरेट हुआ अब एक ई इंड्यूस आ गया यहां पर, तो इस पोजीशन पर इस प्लस से माइनस की तरफ इधर की तरफ ऐसे एक ई इंड्यूस आ गया। और जब तक ये ई टेंजेंशियल के बराबर ये ई इंड्यूस नहीं होगा तब तक ये चार्ज सेपरेट होता रहेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और इस ई टेंजेंशियल को जीरो बना देगा। क्या हमेशा जीरो बना देगा? हाँ, कंडक्टर में खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कभी भी ई टेंजेंशियल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो हमेशा जीरो बना दिया जाएगा। तो हमेशा जीरो बना दिया जाएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बना दिया। अभी जो दूसरा वाला बचा ई नॉर्मल, ई नॉर्मल ही कंडक्टर के अंदर नहीं है। ये एरो बनाने का मतलब नहीं कि ये कंडक्टर के अंदर हो गया है, ये तो अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेक्टर बनाते हैं ना अपन जैसे, तो ये इतना अमाउंट है, पर है वो सरफेस पे ही। कंडक्टर के अंदर जो है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है, ये सिर्फ अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई नॉर्मल वाले अमाउंट को, बाकी अंदर जीरो ही है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इस ई नॉर्मल को जीरो करने के लिए क्या होगा? इस ई नॉर्मल को जीरो करने के लिए इलेक्ट्रॉन को पर फोर्स लगेगा उधर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन को उधर बाहर जाना पड़ेगा। कहाँ? हवा में। तो इलेक्ट्रॉन हवा में चल पाएगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन को तो कंडक्टिंग पाथ चाहिए चलने के लिए। तो क्या ये ई नॉर्मल खत्म किया जा सकता है? नहीं, ई नॉर्मल तो खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे बाहर तो नहीं जा पाएगा। क्या ई टेंजेंशियल खत्म किया जा सकता है? हाँ, ई टेंजेंशियल हमेशा खत्म कर दिया जाएगा।
अच्छा, ये प्लस क्यू की जगह यहां चार्ज होता माइनस क्यू, तो माइनस क्यू होने पर क्या होता है, ये ई जो है वो यूं होता, तो फिर ई टेंजेंशियल इधर की तरफ होता और ई नॉर्मल उधर की तरफ होता। तो ई टेंजेंशियल को खत्म करने के लिए ई इंड्यूस यूं आया था, पर जो ई नॉर्मल उधर की तरफ है उस केस में इलेक्ट्रॉन का फोर्स अंदर की तरफ लगता, तो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ जा रहे होते। तो क्या इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ जाते पाते? नहीं, क्योंकि हमने देखा था जब प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू किया उसके पहले, जब नॉन कंडक्टर और कंडक्टर की डिफरेंशिएशन किया था अपन ने अलग अलग, तो हमने देखा था कि कंडक्टर को जो भी दिया गया चार्ज है वो सारा का सारा रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए सरफेस पर आ जाएगा। अब जब चार्ज को सरफेस पर रहना है तो दूसरा वाला जो केस बन रहा है, जब हमने माइनस क्यू लिया, उसमें ई नॉर्मल जब उधर की तरफ आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को अंदर जाना होगा, पर अंदर तो जा नहीं सकता क्योंकि अंदर तो जो है चार्ज रहना नहीं हो, तो सरफेस पर रहना है। इसलिए ई नॉर्मल चाहे उधर की तरफ हो चाहे इधर की तरफ हो, कभी खत्म नहीं किया जा सकेगा, और ई टेंजेंशियल हमेशा खत्म किया जा सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ई टेंजेंशियल हमेशा खत्म हो जाएगा और ई नॉर्मल हमेशा बचा रहेगा, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो प्रॉपर्टीज जो हैं दो, अब तक हमने जो पढ़ी है दो प्रॉपर्टीज, उनमें क्या क्या पढ़ी है? पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हमने देखा कि कैसे किया प्रूव अपन ने। इसको ऐसे बोल सकते हो कि कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करना चाहो तो, माना कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उन पर फोर्स लगेगा। फोर्स तो बाकी इलेक्ट्रॉन पर भी लगेगा, लेकिन बाकी तो अपनी पोजीशन छोड़ के जाएंगे नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगे। अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगे तो प्लस माइनस सेपरेट हो जाएगा और एक ई इंड्यूस आ जाएगा, और ये तब तक आएगा इंड्यूस जब तक ये जो ई है उसको कैंसिल नहीं कर देता, और कैंसिल करते ही ई नेट जो है वो जीरो हो जाएगा। तो अगर ई है एक्सटर्नल, कुछ भी ई है कंडक्टर के अंदर, तो वो हमेशा जीरो कर दिया जाएगा, और इसलिए हम हमेशा बोल पाएंगे कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होगा। फिर दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि जो कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा उसके नॉर्मल होगा, क्योंकि टेंजेंशियल अगर होगा तो वो हमेशा खत्म कर दिया जाएगा ई इंड्यूस द्वारा। लेकिन अगर जो नॉर्मल होगा तो नॉर्मल खत्म करने के लिए ई नॉर्मल वाला होगा, तो अगर वो इधर की तरफ होता, ये अंदर नहीं बना रखा है, ये तो सिर्फ ये दिखा रखा है कि अमाउंट कितना है ना, डायरेक्शन उसकी इस तरह से है परपेंडिकुलर वाली। तो ई नॉर्मल अगर ऐसे होगा तो इलेक्ट्रॉन को इसे खत्म करने के लिए बाहर हवा में जाना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है, और यहां पर ई नॉर्मल को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन को अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन कंडक्टर को जो भी चार्ज देते हैं वो सारा का सारा कहां पर होता है? सरफेस पर। इस कारण से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ई टेंजेंशियल खत्म, ई नॉर्मल बचा। और अगर इसको ELOF इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बना करके दिखाना चाहें तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के लिए हमने प्रॉपर्टीज में लिख दिया था ऑलरेडी कि दो प्रॉपर्टीज हमने आखिरी में देखी थी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर एंटर इनटू द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर कभी एंटर नहीं करता है। तो कारण क्या है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो अगर आपने लाइन ऑफ फोर्स बना दी तो फिर तो उसकी डायरेक्शन वगैरह भी दिखा दोगे, तो इसका मतलब वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है जबकि। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर एंटर इनटू द कंडक्टर सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी आखिरी वाली कि ELOF जो होती है वो हमेशा कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, तो वो हमने अभी भी यहाँ देखा कि टेंजेंशियल वाला हमेशा खत्म कर दिया गया, नॉर्मल वाला बचा, नॉर्मल वाला बचा, इसका मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर वाला बचा। तो इस कारण से ELOF हमने जो बनाई है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर बनाई है। ये है यहाँ तक की दो प्रॉपर्टीज। कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल बॉडी, थर्ड प्रॉपर्टी ये, कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल बॉडी है। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं कि कंडक्टर इक्विपोटेंशियल बॉडी है? देखो, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना होता है? जीरो। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे सरफेस के बस बाहर बाहर होगा। अब बाहर बाहर होगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें निकालना है। तो पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया अपन ने? इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को स्लोली लाने में किया गया वर्क डन। तो इनफाइनाइट से यहां तक किसी चार्ज को स्लोली लेकर के आए तो जो वर्क डन करना पड़ा वो पोटेंशियल हुआ इस पॉइंट का। अब देखो यहां तक तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन एक बार जब यहां आ गए तो इसके बाद यहां से यहां जाने में, यहां जाने में, यहां जाने में बताओ कोई वर्क डन करना पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है। तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन कितना होगा? जीरो।
तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन 0 होगा। इस कारण से जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वही इसका, वही इसका, वही इसका, वही इसका, वही इसका, अंदर के हर पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम होगा। तो कंडक्टर कैसी बॉडी हो गया? इक्वी पोटेंशियल। अब इस बात की जानकारी का क्या फायदा होगा कि कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल बॉडी है कि हमें क्वेश्चन में इस पॉइंट ए का पोटेंशियल पूछा हो, बी का पूछा हो, सी का पूछा हो, डी का पूछा हो, किसी पॉइंट का पोटेंशियल पूछा हो, लेकिन हर पॉइंट का पोटेंशियल एक जैसा होगा। तो किसी क्वेश्चन में मान लो अपन पॉइंट सी का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, लेकिन पॉइंट ए का पूछा है और वो हम नहीं निकाल पा रहे, तो हम क्या करेंगे? हम सी का निकाल देंगे और बता देंगे कि वही ए के बराबर है, क्योंकि कंडक्टर तो एक इक्वी पोटेंशियल बॉडी है। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखें। थर्ड प्रॉपर्टी, कंडक्टर इज एन इक्वी पोटेंशियल बॉडी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 में, एनी नेट चार्ज गिवन टू द कंडक्टर और इंड्यूस्ड चार्ज विल बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर को जो भी नेट चार्ज हम देंगे वो सारा का सारा चार्ज कहाँ प्रेजेंट होगा? सरफेस पर। और इंड्यूस चार्ज जो है वो भी कहाँ पर प्रेजेंट होगा? सरफेस पर। तो ये तो हमने शुरुआत में भी देखा था, जब प्रॉपर्टी नहीं लिखी थी, कंडक्टर नॉन कंडक्टर का डिफरेंस देखा था, तो हमने कहा था कि कंडक्टर में चार्ज, इलेक्ट्रॉन वगैरह, चार्ज वगैरह लूजली बाउंडेड होता है और रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए वो सरफेस पर चला जाता है। लेकिन हम एक और तरीके से इसको कॉन्ट्राडिक्शन से भी देखना चाहें तो देख सकते हैं कि कंडक्टर को जो भी नेट चार्ज दे रहे हैं अपन, तो मान लो नेट चार्ज दिया अपन ने, ये ऐसे, ये नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, जैसे कंडक्टर ऐसे है ये वाला, तो इसके अंदर, इनसाइड द कंडक्टर, इसके अंदर हमने चार्ज दे दिया नेट चार्ज। तो ये जो चार्ज हमने कंडक्टर के इनसाइड दिया, अंदर की तरफ, मान लिया हमने कि अंदर की तरफ दिया, तो फिर मैंने क्या किया कि इस चार्ज को अंदर ही मानते हुए यहां पर एक क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस बनाई। अच्छा बताओ, जो क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस बनती है वो कैसी सरफेस कहलाएगी? वो कहलाएगी गाउसियन सरफेस, है ना। तो ये गाउसियन सरफेस बनाई अपन ने। अब बताओ, इस गाउसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्या? हाँ, क्योंकि ये जो गाउसियन सरफेस बनाई है अपन ने वो कहाँ बनाई है? इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर। और कंडक्टर के अंदर बताओ, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना होता है? 0। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसका मतलब ई डॉट डी एस कितना बनेगा? 0। अब ई डॉट डी एस 0 बनेगा तो ई जो है वो कितना है? कंडक्टर के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। तो ई डॉट डी एस कितना आ गया? 0। और अगर ई डॉट डी एस 0 आ गया तो बताओ समेशन क्यू इन कितना आएगा? 0। तो देखो हमने कैसे प्रूव किया। हमने मान लिया, माना कंडक्टर के अंदर चार्ज प्रेजेंट है, पहले हमने मान लिया, माना कि है, फिर हम प्रूव कर देंगे कि देखो हो नहीं सकता है। तो माना कंडक्टर के अंदर चार्ज प्रेजेंट है। अब इनसाइड द कंडक्टर, वॉल्यूम के अंदर, तो वॉल्यूम के अंदर चार्ज प्रेजेंट है। फिर हमने क्या किया? हमने एक क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस, गाउसियन सरफेस बनाई। वो भी कहां बनाई? इनसाइड द कंडक्टर, उसको कवर करते हुए, लेकिन है मटेरियल के अंदर, क्योंकि मटेरियल के अंदर होगी ना वो गाउसियन सरफेस का हर पॉइंट। जब मटेरियल के अंदर होगा तभी तो ये बोल पाएंगे कि इस गाउसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो इस गाउसियन सरफेस का हर पॉइंट कहां पर है? वो है इनसाइड, अंदर, मटेरियल के अंदर। तो इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्या? हाँ। तो इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ई डॉट डी एस से, ई डॉट डी एस बराबर समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन 0। अब ई 0 है हर पॉइंट पर, इसलिए समेशन क्यू इन क्या हो गया? 0। इसका मतलब इसके अंदर टोटल चार्ज नेट क्यू 0 होना चाहिए। तो नेट चार्ज 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 0 नहीं है। इसका मतलब वो अंदर, मटेरियल के अंदर नहीं हो सकता। इसका मतलब वो कहां पर आ जाएगा? सरफेस पर आ जाएगा। तो एनी नेट चार्ज गिवन टू द कंडक्टर विल बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अच्छा, कोई कहे कि मैं यहां पर ऐसे बनाऊं तो अगर गाउसियन सरफेस, तो यहां बना लो ऐसे। तो देखो ये इतना पोर्शन तो अंदर अंदर है, इसलिए इसके हर पॉइंट पर ई 0 होगा, लेकिन ये जो पोर्शन है तो बाहर है, इसके तो इन पॉइंट पर तो ई जो है वो 0 नहीं है। और अगर इन पॉइंट पर ई 0 नहीं है तो ई डॉट डी एस 0 नहीं है, इसलिए यहाँ समेशन क्यू इन 0 होना जरूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पे चार्ज हो सकता है। तो हर एक पॉइंट पर ई 0 होना चाहिए। हर पॉइंट पर ई जब 0 होगा, हर पॉइंट पर जब ई 0 होगा तभी समेशन क्यू इन जो है वो 0 कहलाएगा। तो ये तो बात करिए अपन ने किसकी? नेट चार्ज गिवन टू द कंडक्टर। अब मान लो इंड्यूस चार्ज की बात करें तो इंड्यूस चार्ज जो है वो भी सरफेस पर ही प्रेजेंट होगा क्या? तो जैसे ये कंडक्टर है यहां पर, और यहां हम कोई चार्ज लेकर के आए, ये इनिशियली न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर। अब हम जैसे यहां चार्ज लेकर के आए तो इसके कारण क्या है? इसके कारण यहां पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ई एक्सटर्नल के कारण, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आया है यहां पर,
इस वाली पोजीशन पर इस तरह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है उस कारण से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएंगे, इधर इलेक्ट्रॉनों की कमी बनेगी, प्लस माइनस बना तो ई इंड्यूस आया। और ये जो ई इंड्यूस आया है यहाँ पर, अच्छा इसमें बीच में एक बात और कि हमने जो पढ़ा था कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, पर क्या इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है? तो देखो इंडिविजुअल तो आ ही रहा है, पहले ये एक्सटर्नल आया तभी तो इलेक्ट्रॉन सेपरेट हुए, और जब इलेक्ट्रॉन सेपरेट हुए तो जो है प्लस माइनस जैसे चार्ज सेपरेट हुआ इंड्यूस चार्ज आया, ये इंड्यूस आ गया, तो ये एक्सटर्नल आया फिर इंड्यूस आया, दोनों का मिलाकर नेट जीरो बन गया। तो रिजल्टेंट इज जीरो, इंडिविजुअली एक्सटर्नल भी प्रेजेंट है और इंडिविजुअली ई इंड्यूस भी प्रेजेंट है। तो अभी हमें जानना चाहते हैं कि जो ये जो इंड्यूस चार्ज है वो भी क्या सरफेस पर प्रेजेंट होगा क्या? तो अगेन ऐसे कैसे प्रूव कर सकते हैं अपन कि माना कि ये जो इंड्यूस चार्ज है वो अंदर प्रेजेंट है, ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस। अब गाउजियन सरफेस बनाए, तो किसी ने अगर गाउजियन सरफेस ये वाली बनाई ऐसे पूरी ऐसे, तो ई डॉट डी एस से ई हर पॉइंट पर जीरो, गाउजियन सरफेस कहां बनाई है? कंडक्टर के अंदर, क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस, तो इसके हर पॉइंट पर जो ई की वैल्यू है वो जीरो, तो समेशन क्यू इन जीरो। तो कोई कहे कि समेशन क्यू इन जीरो तो सेटिस्फाई हो रहा है यहां पर, जितना प्लस उतना माइनस, तो हाँ इस पर तो सेटिस्फाई हो रहा है, पर हर गाउजियन सरफेस पर सेटिस्फाई होना चाहिए। अब ये वाली गाउजियन सरफेस बनाओ इतनी, सिर्फ इसी को लेते हुए, अब इसके हर पॉइंट पर ई की वैल्यू जो है वो जीरो, लेकिन इसमें तो समेशन क्यू इन जीरो नहीं है, इसलिए इस चार्ज को भी सरफेस पर आना पड़ेगा। तो हर गाउजियन सरफेस के हर पार्ट के लिए समेशन क्यू इन जीरो होना चाहिए था, इसलिए इसको भी सरफेस पर आना पड़ेगा, इसको भी सरफेस पर, इसको भी सरफेस पर, इसको भी सरफेस पर। तो जो भी हमने चार्ज दिया वो चार्ज कहां पर प्रेजेंट होगा हमेशा? चाहे वो नेट चार्ज हो उसको भी सरफेस पर प्रेजेंट होना होगा, और चाहे वो इंड्यूस चार्ज हो उसको भी कहां प्रेजेंट होना पड़ेगा? सरफेस पर। तो दोनों चार्ज के लिए लिखा हुआ है यहां पर। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी अपनी? एनी नेट चार्ज गिवन टू द कंडक्टर और इंड्यूस चार्ज will be present on the surface of the conductor. Next property is when two conductors are connected by conducting wire. जैसे दो कंडक्टर ले लिए अपन ने, कंडक्टर 1 कंडक्टर 2, और इनको हमने कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, कंडक्टिंग वायर बहुत ही पतला। देन देयर विल बी फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो तब तक होता रहेगा टिल देयर पोटेंशियल बिकम इक्वल, जब तक कि उन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे अपन ऐसा बोलते हैं कि दो बॉडी को अगर अपन कांटेक्ट में रखें हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, और जो है बस वो दो ही बॉडी प्रेजेंट है, तो उन दोनों में हीट का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि उनका दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। या फ्लूइड वाले केस में एक बड़ी टंकी एक छोटी टंकी को कॉन्टेक्ट में रखा अपन ने, तो उन दोनों में पानी का फ्लो तब तक होगा जब तक कि दोनों की हाइट सेम ना हो जाए। तो जो टर्म फ्लूइड में हाइट है, जो टर्म हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर है, वो टर्म यहाँ कंडक्टर वाले केस में पोटेंशियल है। तो दो कंडक्टर में अगर हमने उनको कनेक्ट कर दिया तो उनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कब तक होगा? जब तक कि उन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तो टिल देयर पोटेंशियल बिकम इक्वल। तो जैसे भी मान लो कि ये इसके पास चार्ज नहीं है, इसके पास चार्ज है, तो अब इन दोनों में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम ना हो जाए। तो देखो कैसे बोल सकते हैं अपन इसका पोटेंशियल सेम होने के लिए? तो पोटेंशियल सेम होने के लिए ऐसे बोल सकते हैं कि देखो इनफाइनाइट से अपन यहाँ चल करके आए, इस वाले से देख लेते हैं, इनफाइनाइट से यहाँ चल करके आए इस वाले पॉइंट पर। अब इनफाइनाइट से इस वाले पॉइंट पर चल करके आए अगर अपन इस वाले पॉइंट ए तक, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ा। अब कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ा, तो जो वर्क डन है वो इस पॉइंट का पोटेंशियल है। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ जाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। यहाँ तक आने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, यहाँ तक आने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। अब कंडक्टर के अंदर अंदर चलते हैं, तो कंडक्टर के अंदर 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 चले, अभी भी कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा, और फिर यहाँ पहुंच गए और फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में भी कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा। इसका मतलब जो पोटेंशियल इस पॉइंट का है वही इसका, वही इसका, वही इसका, वही इसका, वही इसका, वही इसका, इन सब पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कैसा है? सेम, एक जैसा। तो इसका मतलब दो कंडक्टर को कंडक्टिंग वायर से जोड़ने पर उन दोनों में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होता रहेगा जब तक कि उन दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम नहीं हो जाता, VA बराबर VB ना हो जाए, तब तक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा। तो ध्यान रखें टर्म जो है चार्ज, इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो कौन सी टर्म है? पोटेंशियल। ऐसा नहीं कि चार्ज ज़्यादा हो जाना है, आइडेंटिकल होने पर चार्ज ज़्यादा वाली टर्म होती है, लेकिन जब आइडेंटिकल नहीं है शेप एंड साइज तब पोटेंशियल सेम होने तक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। तो क्या है प्रॉपर्टी?
कि जब दो कंडक्टर को कंडक्टिंग वायर से जोड़ते हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इस दौरान हमने सिर्फ इन्हीं कंडक्टर को इफेक्टिव माना है। ये एक और कंडक्टिंग जो वायर है उसे बहुत ही पतला, बहुत ही बारीक और बहुत ही कम डायमेंशन का लिया है ताकि उसको कैलकुलेशन में हमें शामिल ना करना पड़े। तो अभी जो अपने देखा कि प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर में कि दो कंडक्टर को अगर अपन कंडक्टिंग वायर से जोड़े तो उनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होगा जब तक उन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो एक एग्जांपल से देखते हैं अपन। मान लो अपन ने दो स्फीयर लिए, ये स्फीयर जिसकी रेडियस r1 है, ये स्फीयर जिसकी रेडियस r2 है, और इन दोनों को अब अपन ने कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया। तो इनिशियली इस पर चार्ज है कैपिटल Q1, इस पर चार्ज है कैपिटल Q2, और कंडक्टिंग वायर से जोड़ने के बाद इस पर चार्ज है कुछ स्मॉल q1 और इस पर चार्ज है स्मॉल q2। तो q1 q2 की वैल्यू हम पता लगाना चाहते हैं। इस दौरान मैंने कंडीशन लिखी है यहाँ पर कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है इसकी रेडियस के मुकाबले, यानी दोनों स्फीयर एक दूसरे से बहुत दूर रखे हुए हैं। ऐसा क्यों किया अपन ने, बहुत दूर रखे हुए हैं? नॉन कंडक्टर पढ़ने के दौरान तो हमने ऐसा कुछ जरूरत नहीं समझी थी, बहुत दूर रखे हुए हैं। कंडक्टर में जब ये सवाल करने की बारी आई तो हमने बहुत दूर रखे हैं वाली स्थिति क्यों लेकर के आए? तो हम इसलिए लेकर के आए क्योंकि अगर एक कंडक्टर के पास में दूसरा चार्ज प्रेजेंट होता है तो उसके कारण फिर इंड्यूस्ड चार्ज भी आता है, तो इसके चार्ज के कारण फिर इसमें इंड्यूस चार्ज भी आएगा और वो इंड्यूस चार्ज इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को नॉन यूनिफॉर्म बना देगा। क्यों जो इनके अपन ने इसको मतलब इसको क्यों दूर रखा है एक दूसरे से काफी दूर? अगर ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में होगा तो वो इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को नॉन यूनिफॉर्म कर देगा। नॉन यूनिफॉर्म करने में हमें समस्या ये है कि हम सवाल को मैथमेटिकली अगर करना चाहते हैं तो फिर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही लिखना जानते हैं। तो इसके लिए फिर अपन क्या करें, हमने कहा कि इन दोनों को एक दूसरे से बहुत दूर रखो। इतना लंबा तार लेंगे अपन यहाँ पे, तो बहुत दूर रखने पर क्या होगा, इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उससे अफेक्ट नहीं होगा। तो दो कंडक्टिंग वायर को जब हमने दो कंडक्टर को जब हमने कंडक्टिंग वायर से जोड़ा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, उसके लिए हम दो बातों का यूज कर सकते हैं। एक तो चार्ज का आना जाना हो रहा है लेकिन चार्ज का लॉस नहीं होना है, चार्ज तो टोटल उतना रहना है। आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व रहना है। तो इन दोनों को मिलाकर एक हमने सिस्टम मान लिया, तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहली चीज जो हम एक चीज जो यूज कर सकते हैं वो है चार्ज कंजर्वेशन, और दूसरी चीज जो यूज कर सकते हैं वो क्या, कि फाइनली इन दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा। तो एक हेडिंग लिख दी अपन ने कि पोटेंशियल सेम। पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखना है अपने को, तो जानकर के अपन ने इन दोनों को एक दूसरे से दूर दूर रखा ताकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रहे। आगे पोटेंशियल जी के फॉर्मूले के लिए भी हम इस बात का यूज करना चाहते हैं कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहे, इसलिए हमने इन दोनों को एक दूसरे से काफी दूर रखा है। तो पोटेंशियल सेम करें कब का, फाइनली। तो पोटेंशियल सेम करें तो उस वक्त इस पर चार्ज Q1 और इस पर Q2 है, तो V1 इक्वल टू V2 लिखें अगर अपन, तो क्या बन गया KQ1 बाय R1। ये स्फीयर का पोटेंशियल, सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस पर आ जाना है, तो इसकी सरफेस का पोटेंशियल KQ1 बाय R1, और ये पोटेंशियल कितना KQ2 बाय R2। के कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं अपन, Q1 बाय Q2, Q2 को इधर भेज दिया, इक्वल टू R1 बाय R2। यानी क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो Q है, चार्ज है, वो रेडियस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू R, चार्ज रेडियस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और अब टोटल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ये पोटेंशियल सेम कर रहे हैं अपन, और दूसरी टर्म क्या बोली अपन ने, चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन का मतलब ये है कि चार्ज जो है वो इस आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मिलाकर कांस्टेंट रहेगा। तो शुरू में जो चार्ज था Q1 प्लस Q2 और बाद में जो चार्ज है Q1 प्लस Q2, वो दोनों सेम रहने वाले हैं। तो ये दो इक्वेशन अपने पास मिल गए अपने को, पहली ये दूसरी ये। तो इसकी मदद से फाइनली चार्ज लिखना चाहें Q प्रोपोर्शनल टू R, तो किस तरह से लिख सकते हैं, चार्ज Q1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R के रेशियो में, है ना। जैसे 3:4 में राम और शाम में 100 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3/3 प्लस 4 इंटू 100। ऐसे यहाँ पे R1/R1 प्लस R2, और किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 को। तो ये हो गया Q1 प्लस Q2, और ऐसे ही Q2 लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, R2/R1 प्लस R2 और इंटू Q1 प्लस Q2। इस तरह से टोटल चार्ज की वैल्यू हम लिख सकते हैं। ये Q1 और Q2 चार्ज की वैल्यू आ गई।
इसके अलावा और क्या निकाल सकते हैं अपन इसमें? चार्ज के अलावा इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो कुछ हीट भी प्रोड्यूस हुई होगी इसमें, तो हम हीट की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट करते हैं अपन इसमें हीट की कैलकुलेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन या हीट की कैलकुलेशन के पहले अपन एक छोटा सवाल करके देखते हैं। एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, आइसोलेटेड है, अकेला है, आसपास और कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। इस पर हमने क्यू चार्ज दिया है, ये इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंडक्टर इसलिए जो भी चार्ज देंगे हम मिनिमम रिपल्शन के लिए उसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज वाला सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। कुछ पॉइंट सेलेक्ट किए अपन ने, बी जो सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर है, और सरफेस के बाहर सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर पॉइंट डी सिलेक्ट किया हुआ है, और इस क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। तो देखो क्या क्या आंसर लिखे होंगे आपने। r बराबर r/2 पर, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड स्फीयर के अंदर कितना आएगा बोलो? तो ये आया 0। कैसे आया? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। और पोटेंशियल निकालें, r बराबर r/2 अंदर, अंदर वाली पोजीशन पर पोटेंशियल कितना आया? ये आया r/2 यानी अंदर वाली पोजीशन पोटेंशियल। अब क्या है कि अंदर तो चार्ज ही नहीं, सारा का सारा चार्ज ही सरफेस पर है। अब जब सारा का सारा चार्ज ही इसके सरफेस पर है सॉलिड स्फीयर के, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका बिहेवियर तो किसके जैसा है? होलो स्फीयर जैसा। एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का बिहेवियर होलो स्फीयर जैसा है। अब मैंने क्या इसके मटेरियल को मिटा दिया अंदर से और कहा कि ऐसा करो ना, होलो स्फीयर ही बना लो, होलो स्फीयर ही बना लो। तो होलो स्फीयर बना लिया रेडियस r का। तो अब क्या है कि जो होलो स्फीयर के लिए आंसर लिखते थे आप, वो लिख सकते हो आराम से। एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर को इक्विवेलेंटली मान लिया, दिस इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट मान लिया? होलो स्फीयर के। वो भी कैसा? नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग क्यों? कंडक्टिंग क्यों नहीं? क्योंकि होलो स्फीयर है तो सारा चार्ज सरफेस पर ही रहना है, तो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग एक जैसा ही बिहेव करेगा। तो आइसोलेटेड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर को हमने एक आइसोलेटेड सॉलिड नॉन कंडक्ट आइसोलेटेड होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जैसा मान लिया। पोटेंशियल निकाल रहे r बराबर r/2 पर, तो अंदर वही पोटेंशियल होगा जो उसकी सरफेस पर होगा। तो कितना आ गया पोटेंशियल? kq/r। बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसे उठा के सेंटर पर रख दिया, तो कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड? kq/r²। और ये एक और बता दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी सेल्फ एनर्जी, सेल्फ एनर्जी सॉलिड स्फीयर की, इसकी कितनी आएगी जानते हो आप? सॉलिड स्फीयर का रेडीमेड फॉर्मूला तो लिख दो, कितना आएगा? kq²/r। तो यही साथ में जो फैक्टर आएगा वो 0.5 या 0.6, तो ये आएगा 0.5 यानी 1/2 kq²/2r। ये तो सॉलिड स्फीयर है, लेकिन होलो स्फीयर में आता था kq²/2r। तो इसमें 0.6 नहीं आएगा क्या? नहीं, क्योंकि कंडक्टिंग है, इस कारण से सरफेस पर ही सारा चार्ज प्रेजेंट होगा। तो जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा वो सिर्फ कितने तक का? सरफेस तक चार्ज लाने तक का वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस कारण से इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, ध्यान रखना कि कंडक्टर को जो भी चार्ज दिया वो सारा सरफेस पर प्रेजेंट है। इस कारण से जो आंसर आया वो आया 0.5 kq²/r। किस चीज का आंसर? इसकी पोटेंशियल एनर्जी का। अब ये जो हमने यू निकाला वो यहां पर काम आ जाएगा। हम अभी हीट निकालना चाहते थे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इस पर चार्ज आया Q1 एंड Q2, जो भी अपन ने निकाल लिया Q1 एंड Q2। एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर क्यों रखे हुए हैं अपन ने? ताकि इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इससे अफेक्ट ना हो, क्योंकि हमने जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है ये तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिखा है। तो हीट का आंसर लिखना चाहें अपन तो हीट कैसे लिख सकते हैं अपन? तो जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, वही हीट में गया होगा। तो लिखें यू इनिशियल निकालें और यू फाइनल निकालें। तो बताओ क्या आएगा? यू इनिशियल, यू इनिशियल तो इसकी सेल्फ एनर्जी, इसकी सेल्फ एनर्जी, इन दोनों के बीच की इंटरेक्शन एनर्जी भी लिखते हैं, लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे से बहुत लार्ज सेपरेशन पर है। आर काफी ज्यादा है R1 R2 के मुकाबले, इसलिए सिर्फ इनकी सेल्फ एनर्जी लिखनी रह गई। तो इनिशियल सेल्फ एनर्जी क्या बनी? kq1²/2r1 प्लस kq2²/2r2। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनी? यू फाइनल, यू फाइनल बराबर kq1²/2r1 प्लस kq2²/2r2। ये यू इनिशियल माइनस यू फाइनल की वैल्यू जो है वो हीट के बराबर आ जाएगी। अच्छा, जो कंडक्टिंग वायर है ना, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा।
रेजिस्टेंस होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में टर्म देखेंगे, लेकिन आपने छोटी क्लास में टर्म तो सुन ही लिया होगा रेजिस्टेंस। तो ये जो कंडक्टिंग वायर है इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो कभी हमसे सिर्फ इतना पूछे कि इन दोनों कंडक्टिंग वायर का पोटेंशियल सेम नहीं है और हमने इसको इन दोनों कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल सेम नहीं है और हमने इसको कंडक्टिंग वायर से जोड़ कर दिया, तो बताओ हीट प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए फिर हमें हीट निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही तो पूछा है, हीट प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी। तो अगर उन दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल सेम नहीं है तो दोनों में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब पोटेंशियल सेम होने के लिए चार्ज फ्लो हुआ होगा, और चार्ज फ्लो होना यानी करंट फ्लो होना। अब अगर रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होगा तो हीट प्रोड्यूस हो रही होगी। तो अगर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वायर में से, कंडक्टिंग वायर में से, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वाले वायर में से, तो हीट प्रोड्यूस होनी ही है, यानी एनर्जी में लॉस होना ही है। तो एनर्जी लॉस होगी या नहीं होगी ये बताने के लिए सिर्फ हमें देखना रहा कि दोनों का पोटेंशियल सेम है या नहीं है। इस तरह से हम हीट वाला निकाल सकते हैं। और ये ध्यान रखना है आपको कि सॉलिड आइसोलेटेड कंडक्टर को हमने होलो नॉन कंडक्टर से रिप्लेस कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इसमें आंसर बताना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसको होलो की तरह से कब रिप्लेस कर सकते हैं अपन? जब ये अकेला हो, आसपास कोई चार्ज नहीं हो। पास में कोई चार्ज होता ना तो इसका चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता, तो फिर वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता तो फिर हम इसके लिए भी फॉर्मूला नहीं जानते होलो के लिए। तो इसलिए इसका फॉर्मूला हम तब लिख पा रहे हैं जब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म। तो पोटेंशियल एनर्जी में बाई टू क्यों आया है? बाई टू इसलिए आया है क्योंकि चार्ज सिर्फ सरफेस तक है, यानी हमें डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ सरफेस से ही करना है, अंदर तक तो लेकर जाना ही नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हेन अ कंडक्टर इज ग्राउंडेड इट्स पोटेंशियल बिकम जीरो। जब हम किसी कंडक्टर को ग्राउंड कर देते हैं, ग्राउंड करने का मतलब क्या है? ग्राउंड करने का मतलब है अर्थ से जोड़ देना। अगर हम अर्थिंग कर देते हैं, ग्राउंडिंग कर देते हैं, तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो हो जाता है। पहले अपन अर्थ के बारे में जान लेते हैं। अर्थ का जो टोटल चार्ज है वो नेगेटिव है और बहुत ही कम है। अर्थ की बात कर रहे हैं अगर अपन, तो अर्थ का टोटल चार्ज नेगेटिव है, बहुत ही कम है ना। क्यों? टोटल इज नेगेटिव एंड वेरी स्मॉल, इंफॉर्मेशन बेस्ड है। और रेडियस अर्थ की आप जानते हैं 6400 किलोमीटर, जो बहुत ही लार्ज है। तो अगर अपन अर्थ का पोटेंशियल निकालें, अर्थ का पोटेंशियल, तो वी अर्थ बराबर कितना हो गया? के क्यू बाय आर। अब क्यू बहुत स्मॉल, आर वेरी लार्ज, तो कैलकुलेशन के लिए इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? जीरो। तो कभी ऐसा पूछे कि प्रैक्टिकल पर्पस के लिए अर्थ का पोटेंशियल जीरो ले सकते हैं? हाँ, अर्थ का पोटेंशियल अपन जीरो ले सकते हैं। अब ये अर्थ के पोटेंशियल की जानकारी हासिल की अपन ने। अब इसमें आते हैं अपन, व्हेन अ कंडक्टर इज ग्राउंडेड। तो अगर कंडक्टर को ग्राउंड किया, ग्राउंड करने का मतलब अर्थ से जोड़ देना। अर्थ से जोड़ने का मतलब अर्थ को दिखाने की जरूरत नहीं, ग्राउंडेड का सिंबल इस तरह से दिखा देते हैं। तो ये तो है कंडक्टर जिसकी कुछ रेडियस है, फाइनाइट रेडियस 2, 4, 5 मीटर, 2, 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर जिसमें भी लेना चाहो, और हमने इसको ग्राउंड कर दिया है। तो अब क्या होगा? इसमें और अर्थ में चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब क्या, ये कंडक्टर जैसे मान लो इसकी रेडियस है 1 मीटर, इसकी रेडियस 1 मीटर है मान लो। अब 1 मीटर रेडियस है और इसको हमने अर्थ से जोड़ दिया। तो अभी अपन ने पिछली प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी वो क्या थी कि जब दो कंडक्टर को कंडक्टिंग वायर से जोड़ते हैं तो उनमें पोटेंशियल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होता है जब तक कि उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इसका और अर्थ का पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। और चार्ज किस रेशियो में बंटना था? रेडियस के रेशियो में। अब इसकी रेडियस है 1 मीटर और अर्थ की 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर वेरी लार्ज, यानी 6400 किलोमीटर की बात करें अगर अपन, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6400 किलोमीटर, यानी मीटर में इतना हो गया, 64 लाख मीटर। और ये जो अपन ने कंडक्टर लिया उसकी रेडियस कितनी है? 1 मीटर। तो अभी अपन ने देखा था कि क्यू चार्ज किस रेशियो में बंटने वाला है। पिछली प्रॉपर्टी में अपन ने प्रूव किया था कि चार्ज रेडियस के रेशियो में बंटेगा। अब इसका रेडियस 1 मीटर, इसका 64 लाख, तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग सारा ही चार्ज जो है वो अर्थ को मिल जाएगा। अब इसका सारा चार्ज अर्थ को मिल गया। अब जैसे समुद्र में अपन 1 गिलास पानी डाल दे, पूरा 1 गिलास भर के पूरा ही खाली कर दिया। अब गिलास तो खाली हो गया, लेकिन क्या उससे समुद्र की हाइट में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि समुद्र के लिए तो पानी बहुत ही कम था। तो ऐसे ही अर्थ की साइज बहुत बड़ी है, तो इसने अपने सारे ही पैसे, मतलब सारे ही चार्ज इसको दे दिया। जैसे मान लो कोई आदमी जिसके पास 10-20 हजार रुपए हैं, उसने सारे पैसे बिल गेट्स को दे दिए अपने, तो उससे बिल गेट्स की संपत्ति में कितना फर्क पड़ जाएगा? कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत विशाल संपत्ति है। ऐसे कैसे ही
अर्थ का रेडियस इतना ज्यादा है, और ये जो हमने बोला कि चार्ज बहुत स्मॉल है, तो स्मॉल तो अर्थ की साइज के रेस्पेक्ट में बहुत स्मॉल है, अदरवाइज तो जो है इनकी साइज के मुकाबले तो ठीक ठाक चार्ज है ही। अब क्या हुआ, इसका सारा चार्ज अर्थ के पास चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि चार्ज रेडियस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना था। इसका खुद का रेडियस 1 मीटर, अर्थ का 64 लाख, तो रेडियस के रेशियो में नहीं, लगभग सारा हिस्सा जो है वो अर्थ के पास आ गया। अब सारा चार्ज अर्थ के पास आकर भी इस क्यू टोटल में कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं, क्योंकि जिसने दिया वो एक गिलास पानी दिया है समुद्र को, तो इसका मतलब इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये ऑलमोस्ट उतना ही रहा, आर जो है वो भी वैसा का वैसा ही है। तो कैलकुलेशन के लिए हम अर्थ का पोटेंशियल में अभी भी बोल सकते हैं कि अभी भी वो जीरो ही बना हुआ है। अब अर्थ का पोटेंशियल जीरो बना हुआ है, लेकिन इन दोनों का पोटेंशियल तो सेम हो गया है। सेम हो गया है, इसका मतलब अर्थ का जीरो है तो इसका भी जीरो हो गया है। यानी हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन अ कंडक्टर इज ग्राउंडेड, जब हमने कंडक्टर को ग्राउंड किया तो उसका पोटेंशियल जो है वो कितना हो गया? कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो जीरो हो जाना है। तो क्यों हो जाना है जीरो? क्योंकि अपना सारा चार्ज देकर भी अर्थ के पोटेंशियल की कैलकुलेशन में, वैल्यू में, पॉइंट के तीसरे बाद के डिजिट में भी कुछ खास चेंज नहीं ला पा रहा है। इसने अपना सारा चार्ज, लगभग सारा चार्ज दे दिया है, और सारा चार्ज दे दिया है ताकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया है। तो अर्थ का अभी भी जीरो का जीरो ही बना हुआ है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसका भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। आगे से जब भी अर्थिंग या ग्राउंडिंग दिखानी हो तो इस तरह से सिंबल बना देते हैं। जैसे ये कंडक्टर, अब इस कंडक्टर को अर्थ का रखा है तो अर्थ बनाने के लिए इस तरह से सिंबल बना देते हैं। तो ये अर्थिंग का सिंबल, इसका मतलब हमने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया है। तो कंडक्टर को जब अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो बताओ क्या देखा अपन ने इसकी प्रॉपर्टी कंडक्टर की, कि कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो जीरो हो जाएगा। तो क्या है 6th प्रॉपर्टी? When a conductor is grounded, its potential become zero. Potential इसका जीरो हो जाता है। Next property is when an isolated conductor is grounded, its charge become zero. पिछली प्रॉपर्टी में आइसोलेटेड नहीं था, तो प्रॉपर्टी ये थी कि when a conductor is grounded, its potential become zero. अब क्या है कि अगर वो आइसोलेटेड है तो पोटेंशियल जीरो होने का मतलब क्या होगा? तो जैसे न्यूट्रल कंडक्टर है और मान लो इसमें पहले से कुछ चार्ज भी है Q, और स्फीयर है मान लो, और इसकी रेडियस R है। तो जब हमने इसको ग्राउंड कर दिया, न्यूट्रल कंडक्टर की जगह चार्ज ले लिया अपन ने, तो एक कंडक्टर आइसोलेटेड है और हमने इसको चार्ज दे दिया Q। अब हमने इसको ग्राउंड कर दिया और ये आइसोलेटेड है, इसका मतलब आसपास कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो इसको ग्राउंड करने का मीनिंग क्या निकलेगा? तो ग्राउंड करने का मीनिंग हमने देखा था पोटेंशियल जीरो होगा। अब अगर वो आइसोलेटेड है तो पोटेंशियल जीरो होने का मतलब क्या निकलेगा वो देखते हैं। तो व्हेन एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज ग्राउंडेड, इट्स चार्ज बिकम जीरो। देखने के लिए पहले इसका पोटेंशियल जीरो करें। पोटेंशियल जीरो होने के लिए आइसोलेटेड होने की जरूरत नहीं, बस ग्राउंड कर दिया तो पोटेंशियल जीरो हुआ। अब आइसोलेटेड है तो क्या है कि पोटेंशियल केवल इसके कारण ही लिखा जाएगा, आसपास कोई चार्ज तो प्रेजेंट है नहीं। तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा? तो पहले चार्ज कुछ क्यू था, अब मान लो इस पर चार्ज कुछ स्मॉल क्यू हो गया, तो इसका पोटेंशियल लिखे तो क्या हो गया? के क्यू बाई आर बराबर जीरो। अब के और आर तो जीरो नहीं है, तो क्यू को जीरो होना पड़ेगा, तो जो इसका चार्ज है वो कितना हो जाएगा? जीरो। तो क्या है प्रॉपर्टी? व्हेन एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज ग्राउंडेड, इट्स चार्ज बिकम जीरो। अब इस पर एक सवाल करके देखते हैं, एग्जाम्पल। ये एक इनिशियली न्यूट्रल कंडक्टर है, अब हमने इसको ग्राउंड कर दिया तो इस पर चार्ज अगर कुछ था भी तो वो जीरो हो गया है। अब इस पर कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज प्रेजेंट है। अब हम यहां कोई चार्ज क्यों लेकर के आए? तो अब अगर अपन यहां कोई चार्ज क्यों लेकर के आए हैं तो क्या होगा? इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस ई एक्सटर्नल। इस ई एक्सटर्नल के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन चलेंगे, और इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो चार्ज सेपरेट होगा। इलेक्ट्रॉन इधर आए माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस सेपरेट हो गया, यानी ई इंड्यूस आ गया। और ई इंड्यूस कब तक आएगा? जब तक कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर एक पोजीशन पर जीरो ना हो जाए। अब इस पर प्लस माइनस चार्ज भी आ गया यहां से, अब साथ में ये अर्थ से भी कनेक्टेड है। तो अर्थिंग होने का मतलब क्या हुआ? अब इनिशियली न्यूट्रल था, पहले न्यूट्रल था, पर अभी न्यूट्रल रहेगा कि नहीं रहेगा? अब इस पर कुछ चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? तो अब इसका पोटेंशियल जीरो होना है, तो इस कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो होना है। अब पोटेंशियल जीरो होना है तो इस क्यू के कारण तो यहां कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, तो इसके कारण यहां कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। लेकिन टोटल पोटेंशियल तो जीरो होना है। अब टोटल मिलाकर दो जने हैं, इसके कारण यहां पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो इसके खुद के कारण यहां कैसा पोटेंशियल आना चाहिए? नेगेटिव।
ताकि कंडक्टर का जो टोटल पोटेंशियल है वो जीरो हो जाए। तो अब इस पर नेट चार्ज कैसा आ जाएगा, Q1 का है अगर अपन उसको, तो Q1 चार्ज कैसा आ जाएगा, Q1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आएगा नेगेटिव, ताकि जो पोटेंशियल है ड्यू टू Q और ड्यू टू कंडक्टर, इन दोनों का मिलाकर टोटल पोटेंशियल जीरो होने के लिए Q के कारण जो पोटेंशियल पॉजिटिव आया है, कंडक्टर पे जो चार्ज Q1 बने वो नेगेटिव आएगा, तभी तो टोटल पोटेंशियल जो है वो जीरो हो पाएगा। अब वो Q1 चार्ज कहां से आएगा, तो Q1 चार्ज अर्थ से आ जाएगा। तो बताओ इस पर जो Q1 चार्ज आया है उसका साइन कैसा, नेगेटिव। और अगर अपन यहां माइनस Q चार्ज रखते तो फिर यहां Q1 कैसा आता, पॉजिटिव, क्योंकि टोटल पोटेंशियल जीरो होना है। तो अगर ये माइनस Q होता तो फिर इस कारण पोटेंशियल पॉजिटिव आना चाहिए था, तब जाकर जीरो हो पाता। तो ये माइनस Q होने पर फिर उस वाली स्थिति में Q1 कैसा आता, ये नेगेटिव है तो Q1 फिर पॉजिटिव आता। तो वो चार्ज कहां से आना है, वो चार्ज अर्थ वाली पोजीशन से आ जाना है। कितना आना है ये बता सकते हैं, अगर अपन Q1 निकाल दे तो N करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए उस N की वैल्यू भी हम बता सकते हैं। तो अगर किसी कंडक्टर को ग्राउंड करते हैं तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, चाहे वो आइसोलेटेड हो या ना हो। लेकिन अगर वो आइसोलेटेड है यानी आसपास कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो पोटेंशियल जीरो होने का मीनिंग चार्ज जीरो होना निकल जाएगा। तो व्हेन एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज ग्राउंडेड इट्स चार्ज बिकम जीरो। नेक्स्ट एग्जांपल में एक न्यूट्रल कंडक्टर है, सॉलिड स्फीयर है न्यूट्रल कंडक्टर जो है, इसकी रेडियस a है और हमने दो पॉइंट सिलेक्ट किए हैं ये a और b। इस न्यूट्रल कंडक्टर के पास में सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज रखा अभी हमने q लाकर। तो जैसे ही q ला करके रखा तो क्या होगा, इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो चार्ज वगैरह इंड्यूस होगा। तो अभी आपको पहले तो क्या क्या निकालना है इसमें, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A एंड B ये निकालना है। पोटेंशियल ऑफ A ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ओनली, केवल इंड्यूस चार्ज के कारण A का पोटेंशियल क्या होगा। तो क्या A का पोटेंशियल, ये डिस्टेंस A है, तो क्या A का पोटेंशियल KQ अपॉन R माइनस A होगा, वो तो सिर्फ Q के कारण हुआ, लेकिन इंड्यूस चार्ज भी तो प्रेजेंट है, तो सिर्फ KQ अपॉन R माइनस A नहीं, इंड्यूस चार्ज का भी पोटेंशियल हमको निकालना रहेगा। तो Q के कारण क्या हुआ कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया इस तरह से, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हुआ, इस E एक्शनल कारण ये हुआ कि यहां माइनस माइनस और यहां प्लस प्लस बना। अब ये प्लस माइनस चार्ज आया यहां पर इस तरह से, प्लस माइनस। अब देखो प्लस माइनस है तो जितने प्लस उतने माइनस, ये अभी भी न्यूट्रल कंडक्टर है, लेकिन यहां का पोटेंशियल निकालें तो क्या वो इंड्यूस चार्ज के कारण यहां का पोटेंशियल है, यहां का पोटेंशियल, या पॉइंट ए के पोटेंशियल की बात करें तो क्या पॉइंट ए का पोटेंशियल जो है वो जीरो आएगा इंड्यूस चार्ज कारण, V एट A ड्यू टू इंड्यूस्ड ओनली। क्या ये जीरो आएगा, नहीं, क्योंकि माइनस पास में है प्लस दूर में है, तो इंड्यूस चार्ज के कारण कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो A का आ ही रहा होगा। अब A का इंड्यूस चार्ज के कारण पोटेंशियल कैसे निकालने, जैसे अपन कोई एलिमेंट लें dq और A से उसकी डिस्टेंस लिखें कुछ x, तो k dq बाई एक्स का इंटीग्रेशन करें अगर अपन, तो इसमें क्या है कि dq का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है, ये माइनस यहां माइनस जो आएगा वो यहां का माइनस चल करके यहां पे आया, इसलिए माइनस पास पास में होंगे उस प्लस प्लस के मुकाबले, यानी डिस्टेंस जो है वो अलग अलग बटी हुई होगी। तो हमें इस फंक्शन में लिख करके आंसर निकालना पड़ेगा, लेकिन हम dq का फंक्शन कैसे लिखें, क्योंकि फंक्शन तो हमको दिया नहीं है और वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरह से तो हम A का पोटेंशियल जो है वो नहीं निकाल पा रहे। फिर क्या करें अपन, हम ऐसा करते हैं कि किसी और पॉइंट का पोटेंशियल निकालते हैं जिसका हम आसानी से पोटेंशियल निकाल सकें। फिर हम क्या करेंगे, इस बात का यूज कर लेंगे कि कंडक्टर की कोई पोटेंशियल बॉडी है तो जो A पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही उस दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो ऐसा कोई पॉइंट बताओ इस कंडक्टर में जिसका पोटेंशियल हम इंड्यूस चार्ज के कारण आसानी से निकाल सकें। Q का तो हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि Q के लिए तो हर पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो हमको पता है, पर इंड्यूस चार्ज के कारण किस पॉइंट का पोटेंशियल हम आसानी से निकाल सकते हैं, वो कौन सा पॉइंट होगा, सेंटर C। सेंटर की क्या विशेषता है, सेंटर की यह विशेषता है कि इसकी सरफेस के हर चार्ज से डिस्टेंस एक जैसी है, और ये जो इंड्यूस चार्ज है इसी कारण हम सेंटर का जो पोटेंशियल निकाल रहे हैं, सेंटर का पोटेंशियल इंड्यूस चार्ज के कारण सेंटर से इंड्यूस चार्ज के हर पार्ट का जो डिस्टेंस है वो A के बराबर ही है। तो
के डी क्यू बाई एक्स में सेंटर के लिए ये वैल्यू ए के बराबर आ जाएगी, और ये के अपॉन ए बाहर आ गया, और सारे डी क्यू इंड्यूस जुड़ जाएंगे, और सारे डी क्यू इंड्यूस जुड़ करके क्यू टोटल इंड्यूस बन गया है। अब क्यू टोटल इंड्यूस चार्ज जो है वो कितना है, इंड्यूस चार्ज का जो टोटल है वो कितना है, तो इंड्यूस चार्ज का जो टोटल है वो तो जीरो है, क्योंकि जितना प्लस है उतना ही माइनस है, चाहे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लेकिन वही तो यहां आया है। तो बताओ ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी बनेगी, जीरो। अब ये वाली वैल्यू जो है वो जीरो बनी, तो सेंटर का इंड्यूस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आया, वी सेंटर इंड्यूस्ड ओनली, केवल इंड्यूस के कारण, वो कितना आ गया, वो आ गया जीरो। अब हमने सेंटर का इंड्यूस के कारण निकाल लिया और सेंटर का क्यू कारण निकाल लें। अब सेंटर का टोटल पोटेंशियल निकालें ड्यू टू क्यू एंड ड्यू टू इंड्यूस, तो उसमें से क्यू के कारण तो कितना बन जाएगा, के क्यू बाई स्मॉल आर, और इंड्यूस कारण कितना बना, जीरो। तो टोटल मिलाकर वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू बाय आर। अब हम जानते हैं कि कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल बॉडी है, कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल बॉडी, तो जो सेंटर का पोटेंशियल वही हर पॉइंट का पोटेंशियल, तो V8C इज इक्वल टू V8A इज इक्वल टू V8B इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। तो कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल बॉडी है, इसका फायदा उठा करके अपन ने बाकी पॉइंट का भी पोटेंशियल बता दिया। अब देखो ए पर इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल निकालना है तो वही बता सकते हैं अपन। ए पर जो टोटल पोटेंशियल है वो किसी से कारण है, ए पर एक तो क्यू के कारण और ए पर एक इंड्यूस चार्ज के कारण। इसमें से ए का टोटल पोटेंशियल अपन जानते हैं के क्यू बाय आर, ए का पोटेंशियल क्यू के कारण जानते हैं के क्यू अपॉन आर माइनस है। तो इंड्यूस चार्ज का जो पोटेंशियल है ए पर बगैर इंटीग्रेशन किए हम यहां से बता सकते हैं। ये वाली वैल्यू में पता लगानी है, ये और ये हमको पता है, और ये पता लगाना है। तो इंड्यूस चार्ज के कारण ए का पोटेंशियल कितना बना, ये कितना है के क्यू बाय आर, और इसमें डाल दें वैल्यू, इसको इधर भेज दें, तो ए का पोटेंशियल कितना है के क्यू बाय आर, ये ए का पोटेंशियल के क्यू बाय आर, और इंड्यूस चार्ज का तो हम निकाल रहे हैं, और ए पर क्यू के कारण पोटेंशियल कितना आएगा, वो आएगा के क्यू अपॉन आर माइनस है, और ये जो बना है के क्यू अपॉन आर माइनस, इसको इधर भेज दे तो क्या बन जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस है। तो इस तरह से अपन ने इंड्यूस चार्ज के कारण ए का पोटेंशियल पता लगा लिया। ऐसे ही अगर अपने को बी का पोटेंशियल भी पता लगाना है तो कैसे पता लगा सकते हैं अपन, बी का पोटेंशियल इंड्यूस चार्ज के कारण, तो V8B इज इक्वल टू VB टोटल इज इक्वल टू V8B ड्यू टू Q एंड V8B ड्यू टू इंड्यूस। अब B का टोटल अपन जानते हैं के क्यू बाय आर, और Q के कारण B का कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी B पर Q के कारण वो कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इससे अपन B पर इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल पता लगा सकते हैं, इसको उधर भेज देंगे। तो इस तरह से हमने इन अलग अलग पॉइंट पर इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल भी पता लगा लिया इनडायरेक्ट मेथड से। इंटीग्रेशन से नहीं कर पा रहे थे तो डायरेक्ट मेथड से। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या जाना, इस वाले क्वेश्चन से हमने जाना कि कंडक्टर के किसी पॉइंट का पोटेंशियल अगर हमें निकालना है और वो हम नहीं निकाल पा रहे, जैसे ए का निकालना था, ए का नहीं निकाल पा रहे, तो हमने सी सेंटर वाले पॉइंट का निकाला। सेंटर वाले पॉइंट का कैसे निकाला, इंड्यूस चार्ज के कारण सेंटर का पोटेंशियल जीरो आ गया, तो सिर्फ क्यू के कारण लिखना रह गया, और वो आ गया के क्यू बाय आर, सी का टोटल पोटेंशियल। अब सी का टोटल पोटेंशियल के क्यू बाय आर आ गया, और कंडक्टर एक इक्वी पोटेंशियल बॉडी है, तो जो सी का पोटेंशियल वही हर पॉइंट का पोटेंशियल, यानी वही ए का और वही बी का। अब हमको ए का टोटल पोटेंशियल पता लग गया, और ए का क्यू के कारण हम लिख ही सकते हैं, तो उससे ए का इंड्यूस चार्ज के कारण पोटेंशियल पता लग गया, और ऐसे ही बी के लिए भी। तो कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल बॉडी का फायदा उठाने के लिए ये सवाल हमने इस तरह से किया।